सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को हमारा नमस्कार। नमस्कार सभी सुनने वालों को। और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। पहले चंचल जी, हम आज के कार्यक्रम में क्या विषय लिया है ये हम बता देते हैं। कई बार कुछ बातें भूल जाते हैं, जैसे कि हम विषय बताना कई बार हमारे दिमाग से उतर जाता है और हमें याद आता है कि हम अरे विषय बताना तो भूल गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कहीं किसी जगह पर रखते हैं और भूल जाते हैं। तो ये जो भूलने की बीमारी है, ऐसा नहीं कि आज कोई नई है, बहुत पहले से है, लेकिन आज जहाँ सोशल मीडिया हावी हो गया, तकनीक हावी हो गया है, ऐसे में लोग ज्यादा भूलने लगे हैं। चीजें रखकर भूल जाते हैं, चाबी रखकर भूल जाते हैं, कहीं और कहीं लोगों के फोन नंबर भूल जाते हैं, और कहीं जरूरी जगह जाना है वो अपॉइंटमेंट्स भी हम भूल जाते हैं। और कई बार याद रखने के लिए हम रिमाइंडर्स के आदी होते जा रहे हैं, मोबाइल में या घड़ी पर कहीं अलार्म लगाना और हमें वो रिमाइंड करता रहे। तो हमारे जो सुनने वाले हैं वो हमें अपने अनुभव लिखकर भेज सकते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो किसी चीज़ को रख कर भूल गए या किसी बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में भूल गए, और इससे क्या नुकसान उन्हें उठाना पड़ा, और कब वो बात उनको याद आई, उन्हें लगा कई दिन महीने बीतने के बाद हमें याद आता है कि हम वो चीज़ भूल चुके थे। तो मतलब श्रोता न भूले कि क्या उन्हें लिखना है, याद करें कि क्या भूले थे, और लिखें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS Mumbai। तो ये तो बात थी पहले विषय की जिस पर हमारी बात होगी, लेकिन जब बहुत सारे अनुभव हमारे श्रोताओं के आएंगे तब हम इस पर बात करेंगे। एक और महत्वपूर्ण दिवस आज हम मना रहे हैं, वो है विश्व पृथ्वी दिवस। इसके बारे में बात होगी। और भारतीय विरासत स्थल राजस्थान के पहाड़ी किले के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के पहाड़ी किले अगर हमारे श्रोता कहीं घूमने गए हैं और देखा है, और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी वहां हुई है, उनके क्या अनुभव हैं वो हमें साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाल ही में पिछले हफ्ते 18 अप्रैल को हमने विश्व धरोहर स्थल दिवस मनाया था। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं जो विश्व धरोहर में आते हैं, इनके बारे में। अभी फिलहाल सुनवाते हैं गाना ये।
चंचल जी, आज विश्व पृथ्वी दिवस है और ये जो दिन है इसे याद करने के पीछे हमारा मंतव्य यही है कि हम पृथ्वी को किस तरह से सुरक्षित रखें, किस तरह से पृथ्वी की हरियाली को बचा सकें, पर्यावरण को बचा सकें। अगर पृथ्वी की हरियाली को बचाएंगे तो पृथ्वी हमें आगे बहुत समय तक कुछ देती रहेगी, लेकिन हो क्या रहा है कि हम पृथ्वी से बहुत कुछ ले रहे हैं लेकिन पृथ्वी को हम कुछ नहीं दे रहे हैं। ममता जी, इस दिन पर विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं पृथ्वी के मानव जाति के साथ संबंधों की रक्षा हो सके, इसीलिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और इस दिन पर दुनिया भर के पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े जो अधिकारी हैं या प्रकृति प्रेमी हैं, वो पृथ्वी की सुरक्षा के महत्व में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर सब काम करते हैं। इन कामों में बहुत सारे काम हैं, जैसे पेड़ लगाना है, प्लास्टिक का जो इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है इसके विरुद्ध आवाज उठाना है, वन संरक्षण के लिए काम करना है, कागज की जो बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है इसको भी कम करना है। ऐसी बहुत सारी और भी गतिविधियां हैं जो इसमें शामिल होती हैं। तो अपने श्रोताओं को बता दें कि पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को आयोजित किया गया था और 1969 में तेल रिसाव की घटना के नुकसान को देखकर इस आयोजन की शुरुआत करने की प्रेरणा मिली थी और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में बताने के लिए जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से इस दिवस को याद किया जाने लगा। और हर दिवस के बारे में हम बताते हैं कि कोई ना कोई एक थीम रखी जाती है इसके लिए। तो इस बार 2025 के लिए जो पृथ्वी दिवस की थीम है ये है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। और ये थीम लोगों और संगठनों और सरकारों की अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने और इसे एक टिकाऊ भविष्य बनाने की जिम्मेदारी पर केंद्रित है। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि दुनिया भर में उत्पादित अक्षय ऊर्जा की मात्रा को 3 गुना किया जाए। इसमें भूतापीय, जल, ज्वार, पवन और सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोतों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाएं मानवता के लिए लगातार खतरा पैदा कर रही हैं और जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है। तो विशेषज्ञों का ये अनुमान है कि आने वाले समय में मानव जाति हर साल कई आपदाओं का सामना कर सकती है, जिससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। और ममता जी, ये हम साफ साफ देख भी पा रहे हैं कि समुद्रों में जिस तरह से पानी उफान मारता है और वो इतना उफान उसका बढ़ जाता है कि वो बिल्कुल एक भयंकर बाढ़ का रूप ले लेता है और बहुत जन धन की हानि बहुत सारे देशों को चुकानी पड़ती है। तो ये आपदाएं इसीलिए आ रही हैं क्योंकि जब पृथ्वी पर असंतुलन बढ़ता है तब पृथ्वी अपना प्रकोप दिखाती है। तो इसे रोकने के लिए हमारी भागीदारी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और एक गाना सुन ले या हम अपने श्रोताओं की टिप्पणियां शामिल करें? बताइए। टिप्पणी बताइए, कौन सी आई है? देखिए, एक टिप्पणी है जिसमें बहुत लंबी सी बात लिखी हुई है, लेकिन हम बहुत संक्षेप में अपने श्रोताओं तक उनकी बात पहुंचा रहे हैं। अपने श्रोता के लिखा है कि पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद है पर्यावरण संरक्षण की तरफ सभी का ध्यान खींचना और ये कोशिश करना है कि सभी पृथ्वी को खुशहाल बनाएं और इसमें योगदान दें। ये हर पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और खुशहाल पृथ्वी बनाए रखें। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा दें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। पर्यावरण संरक्षण में आने वाली चुनौतियों से लड़ना, लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के तरीके बताना, जनसंख्या वृद्धि पर नजर रखना, वनों की कटाई को रोकना, प्रदूषण कम करने की तरफ कदम बढ़ाना और पृथ्वी के हित में कार्य करने के लिए सभी को जागरूक करना ही इस दिन को याद करने के पीछे मकसद है। हर साल पृथ्वी दिवस को याद करने के लिए खास थीम चुनी जाती है और थीम आपने बता ही दिया है। जी, तो चलिए अब एक गाना सुनते हैं और अन्य संदेश बाद में पढ़ते हैं।
सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है। एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है। एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। विविध भारती से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और कुछ श्रोताओं के जो संदेश हम तक पहुंचे हैं वो हम सुनाते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पृथ्वी दिवस का ये आयोजन तभी सार्थक होगा जब हमारी माता स्वरूप पृथ्वी को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए सभी पृथ्वीजन को जागृत करते हुए हम पूरा सहयोग देंगे। बिन ज़रूरी खनन ना हो, रोज़ाना ज़िंदगी में प्लास्टिक का उपयोग कम हो, पानी के बिन ज़रूरी पानी को जरूरी होने हुए बिना व्यय ना करें। जंगल का विस्तार बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे उगाकर पृथ्वी को हरी भरी वसुंधरा बनाए रखने में सहयोग दें, जिसे देखकर ऊपर वाला भगवान भी ये बोल उठे कि ये कौन चित्रकार है। और हमारी सुबह शाम जिस प्रकृति को देखकर होती है, जिन पंछियों को देखकर होती है, उनका भी हम ख्याल रखें। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि इंसान
को जन्म भले ही एक महिला देती है, लेकिन उसका पालन पोषण इस पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी प्रदत्त प्राकृतिक चीजों से वो जीवित रहता है और इंसान जन्म के बाद अपनी माता के बिना रह सकता है, लेकिन पृथ्वी और प्राकृतिक चीजों के बिना वो क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। हम अपनी जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बहुत तेजी से दोहन कर रहे हैं। अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी को पृथ्वी जीवित रहने के लिए कुछ नहीं दे पाएगी। इसी तरह से एक और छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा संदेश है। हमारे रोज की जिंदगी में सरल भाषा में अगर कहा जाए तो पेड़ों को काटना कम करिए, पानी का उचित उपयोग करिए, बारिश के दिनों में आसपास जितना हो सके उतने पौधे लगाएं ताकि प्रदूषण को काबू में किया जा सके। बड़ी अच्छी बात लिखी है। बिल्कुल। एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि पृथ्वी हम सभी की है और हमें इसे सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ी को भी देना होगा सुरक्षित रूप में। इसके लिए हमको पहले खुद अपने आसपास की धरती को प्रदूषण मुक्त रखना होगा। उसके लिए हम वृक्षारोपण, वृक्ष संरक्षण, वायु प्रदूषण, कचरे वगैरह को दूर भगाएं, तभी हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। प्रयास छोटा ही सही, लेकिन आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी माँ की गोद में हम हमेशा खुश रहे हैं और एक दिन इसी धरती माता की गोद में हमें समा जाना है, तो इसलिए इस पृथ्वी की रक्षा भी हमारा कर्तव्य है। तो हमारे श्रोता लगातार सजग हैं पृथ्वी दिवस, क्योंकि हम पृथ्वी दिवस को याद करते हैं कि अपनी वसुंधरा को हरी भरी बनाए रखें। उसके लिए नियमित रूप से वृक्षारोपण, पौधारोपण करें। ये हम सबकी निजी जिम्मेदारी है। और इस समय हम एक गाना सुनवाते हैं, फिर और बातें करते हैं।
नीला आकाश फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर की आवाज में। और आज हम बात कर रहे हैं ममता जी राजस्थान के पहाड़ी किलों के बारे में। इसके बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि राजस्थान के पहाड़ी किले, जिन्हें हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, ये 6 किले हैं राजस्थान के, जिन्हें 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। और ये 6 किले जो हैं इनके बारे में बता रहे हैं: चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर के किले। तो चित्तौड़गढ़ का किला, जब इसकी बात हम करते हैं तो जाहिर है हम सबको जिज्ञासा होती है कि क्या क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं अपने श्रोताओं को। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जून 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया और चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। इतिहासकारों की अगर माने तो इस किले का निर्माण मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था जी। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ बेरच और गंभीरी नदी के तट पर बसा हुआ है। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है, बाद में चित्तौड़ कहा जाने लगा। चित्तौड़ पहले के समय में सिसोदिया वंश की राजधानी थी, बाद में गहलोत वंश की बनी और बादशाह अकबर ने 1556 में इसे जीता था। ये एक पहाड़ी किला है जिसकी ऊंचाई लगभग 180 मीटर है और ये 280 वर्ग मीटर के क्षेत्र में लगभग फैला हुआ माना जाता है। और 8वीं शताब्दी के मध्य तक राजकुमारी सोलंकी से विवाह करने पर चित्तौड़ को प्राप्त किया गया था, ऐसा बताया जाता है। और ये किला अरावली के पहाड़ पर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में बना हुआ है, जिसमें बीच में समतल भूमि आ जाने के कारण एक कुंड, तालाब, मंदिर और महल, ये सभी एक निश्चित निर्माण योजना के तहत समय समय पर बनते रहे हैं। और कुछ जलाशय जो यहाँ बने हैं वो तो ऐसे हैं जो हमेशा जलापूर्ति के साधन के रूप में काम भी आते रहे हैं। और इस गढ़ के संबंध में एक बहुत प्राचीन कहावत कही जाती है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, सब बाकी सब गढ़ैया, और जो इस दुर्ग के महत्व को बताती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है पाडनपोल। ये इस किले का प्रथम प्रवेश द्वार है। इस द्वार के बाहर के चबूतरे पर ही रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। पाडनपोल से थोड़ा उत्तर की तरफ चले तो दूसरा दरवाजा मिलता है जिसे भैरव पोल कहते हैं और भैरव पोल के पास ही दाहिनी तरफ 2 छतरियां सी बनी हुई हैं। पहली 4 स्तंभों वाली छतरी बदनौर के राजा राठौड़ जयमल के कुटुंबी कल्ला की है और दूसरी छतरी 6 स्तंभों वाली खुद राजा जयमल की है। किले का जो तीसरा प्रवेश द्वार है इसे हनुमान पोल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर है। हनुमान पोल से कुछ आगे बढ़ेंगे तो दक्षिण की ओर मुड़ने पर गणेश पोल आता है, जो कि चौथा द्वार है किले का। यहाँ गणपति का मंदिर है। और फिर आता है जोड़ला पोल, जो इस किले का 5वां द्वार है। छठे द्वार के बिल्कुल पास में होने के कारण इसे जोड़ला पोल कहते हैं। और किले के जो छठा द्वार है लक्ष्मण पोल, द्वार के पास ही एक छोटा सा लक्ष्मण जी का मंदिर है, जिसके कारण इसका नाम लक्ष्मण पोल है। लक्ष्मण पोल से आगे बढ़े तो एक पश्चिम मुखी प्रवेश द्वार मिलता है, जिससे होकर किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये दरवाजा इस किले का 7वां और अंतिम प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे के बाद चढ़ाई खत्म हो जाती है और दरवाजे से प्रवेश करने के बाद उत्तर वाले मार्ग की ओर बस्ती है और दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग से किले के अन्य और भी दर्शनीय स्थल हैं। तो जो अन्य दर्शनीय स्थल हैं जो किले में देखे जा सकते हैं वो है सिसोदिया पत्ता का स्मारक, हिंगलू अहाड़ा का महल, रत्नेश्वर तालाब, लाखोटा की बारी, 75 फीट ऊंचा बना हुआ और 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, सूरज पोल, चूड़ावत साईंदास का स्मारक, राजटीला, चतरंग तालाब और चित्तौड़ी बुर्ज। और अब चलते हैं कुंभलगढ़ का किला की ओर। एक गाना सुन ले पहले जी।
सखी सहेली कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं कुंभलगढ़ के किले की ओर और ये राजसमंद जिले में आता है और 1443 से 1458 के बीच में राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था और इस किले पर विजय प्राप्त करना एक बड़ा मुश्किल कार्य था क्योंकि इसके चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है जो कि चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी विश्व की दूसरी दीवार मानी जाती है। इस दीवार की जो लंबाई है वो लगभग 36 किलोमीटर है और चौड़ाई 7 मीटर की है और
ऐसा कहते हैं कि 4 घुड़सवार एक साथ इस पर चल सकते हैं, इसलिए इसे महान दीवार कहा जाता है और ये किला यूनेस्को में सम्मिलित है। और आज हम विश्व धरोहर की बात करते हैं, उसी के तहत हम ये जानकारी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ये दुर्ग कई पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिसके कारण प्राकृतिक सुरक्षा का आधार इसे मिला और ये विजित रहा। इसी किले में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर और आवासीय इमारतें भी बनाई गई और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए किया गया। इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी भी बनाया गया। ये गढ़ 7 विशाल दरवाजों और मजबूत दीवारों से सुरक्षित किया गया है। किले में प्रवेश के लिए आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल से होकर आप भीतर जा सकते हैं। कुंभलगढ़ के किले के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसमें झाली रानी का मालिया महल प्रमुख है। इस गढ़ का शीर्ष भाग बादल महल है और सबसे ऊपर कुंभा महल बना हुआ है। और इस दुर्ग में मंदिर वास्तुकला और स्थापत्य कला दर्शनीय है और बहुत सारे मंदिर हैं। सवाई माधोपुर का जो किला है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को जो रणथंभौर दुर्ग कहा जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला रणथंभौर का किला है। ऐतिहासिक और रोमांचक है। विंध्या और अरावली की पहाड़ियों से घिरा ये क्षेत्र किले, मंदिर और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए पर्यटकों की पहली पसंद है। लोग जब भी राजस्थान की ओर जाते हैं तो यहाँ जाना पसंद करते हैं। किले के 3 तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक छटाएं हैं और जो काफी मजबूत भी हैं। किले की विशेषता है कि इसमें मंदिर है, जलाशय है और बड़े बड़े द्वार हैं। 18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने इस शहर की स्थापना की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। किले के प्रमुख शासक राव राजा हमीर सिंह चौहान थे, जिन्होंने 1296 में यहाँ पर शासन किया। उनके द्वारा किले बनवाए गए तालाब, झीलों देखकर उनके कला प्रेम का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। किले के अंदर गणेश मंदिर, बादल महल, जवरा भवरा, अन्नगार, दिल्ली दरवाजा, हमीर महल, कचहरी, तोरण द्वार, सामंत की हवेली, 32 खंभों वाली छतरी, ये सब देखने के लायक हैं। और बहुत सारे राजपूत राजाओं, गोविंद से वाघभट तक, राणा कुंभा, अकबर, औरंगजेब तक सभी ने इसको यहाँ पर शासन किया और इसे संरक्षित और संवर्धित भी किया है। और झालावाड़ का किला, जिसे हम गागरोन दुर्ग भी कहते हैं, गागरोन दुर्ग जिसे गढ़ महल के रूप में लोग जानते हैं, राजस्थान के झालावाड़ जिले में ये है और ये काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। 2013 को राजस्थान के 5 किलों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, जिसमें गागरोन दुर्ग भी एक है और ये झालावाड़ से उत्तर में 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस किले का निर्माण 1845 में महाराणा मदन सिंह ने किया था। जनाना खास ये महिलाओं के महल द्वारा दोनों ओर शीशों के चित्रों पर यहाँ पर बना हुआ है और ये चित्र हाड़ौती कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। और इस किले के प्रवेश द्वार पर ही सूफी संत ख्वाजा हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ खाई है और एक तरफ पहाड़ी जंगल से घिरा होने के कारण ये किला एकदम सुरक्षित है। और किले के बाहर संत मीठे शाह की दरगाह और संत पीपा जी का मठ भी है। अब वर्तमान में वहाँ पर कलेक्ट्रेट का ऑफिस है और भी कुछ कार्यालय बन गए हैं और यहाँ पर और भी पर्यटन स्थल हैं। फिलहाल एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं। इसके बाद बात करेंगे जयपुर का जो आमेर किला है उसके बारे में जानकारी देंगे। तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना।
सांसों में आज मेरे सांसों में आज मेरे तूफान उठ रहे हैं। शहनाइयों से कह दो, शहनाइयों से कह दो, कहीं और जाके गाए। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। तुम तो रहो सलामत, तुम तो रहो सलामत, सेहरा तुम्हें मुबारक। मेरा हर एक आंसू, मेरा हर एक आंसू देने लगा दुआएं। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। जाकर किसे सुनाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर। तो ममता जी, हम बात कर रहे हैं अब आमेर के किले की, और ये लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ एक आकर्षक भव्य महल है जो पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक में एक विशाल प्रांगण है। इसमें दीवाने आम जो कि जनसाधारण के लिए बनाया गया प्रांगण है, दीवाने खास है जो कि एक विशिष्ट प्रांगण है, एक शीश महल है, जय मंदिर है, सुखनिवास जैसे कई भाग हैं। सुखनिवास भाग में जलधाराओं यानी कि फव्वारे को कृत्रिम रूप से बनाकर शीतल वातावरण के लिए ये बनाया गया था, और गर्मी की ऋतु में ये बड़ा ही आनंददायक वातावरण देता है। और ये भी बता दें कि आमेर के किले का निर्माण हुआ था 1592 में, और महल के भीतर जो मुख्य द्वार है वहां पर आराध्या देवी शिला को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है, और ये अपनी कलात्मक शैली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आमेर और जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के एक पर्वत के ऊपर ही बने हुए हैं। ये महल के पिछले हिस्से से जयगढ़ महल दिखाई देता है। ये दोनों किले एक गुप्त पहाड़ी सुरंग के मार्ग से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आने वाले पर्यटक हाथी की सवारी का आनंद भी उठाते हैं। और अब चलते हैं जैसलमेर के किले की तरफ। जैसलमेर का किला एक ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं है ममता जी, ये एक जीवंत विरासत है, और किले के भीतर पुराना शहर की एक बड़ी आबादी आज भी निवास करती है। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि पहले जैसलमेर एक किले के भीतर ही बसा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो इसलिए बाहर भी बस्तियां बनने लगी, और जैसलमेर का किला राजस्थान के सबसे पुराने किलों में दूसरे नंबर का किला है। 1156 में राजपूत शासक रावल जैसल ने इसे बनवाया, जिनके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। और इस किले की जो किलेबंदी है सबसे बड़ी किलेबंदी में से इसे माना जाता है। इसकी जो दीवारें हैं लगभग 30 मीटर ऊंची हैं, बुर्जों से मजबूत हैं, और लगभग 1500 फीट और लगभग 750 फीट के क्षेत्र को ये घेरती हैं। और किले की विशाल पीले बलुआ पत्थर से बनी दीवारें दिन के समय गहरे भूरे शेर के रंग जैसी दिखाई देती हैं, और ये सूरज ढलने के साथ शहद से सुनहरे रंग में बदल जाती हैं, जिससे किला पीले रेगिस्तान में मानो छुप गया हो। इसी कारण इसे स्वर्ण दुर्ग, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकुटा हिल पर थार रेगिस्तान के रेतीले विस्तार के बीच होने के कारण इसे चित्रकूटगढ़ भी कहा जाता है। रेगिस्तानी धरती पर बना ये पहाड़ी किले का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस किले में कुछ हवेलियां भी बनी हुई हैं, जिसमें पटवाओं की हवेली, नाथमल की हवेली, सलाम सिंह की हवेली, और इसके अलावा व्यास छतरी, बड़ा बाग, गड़ा सिर झील, सरकारी संग्रहालय, ऐसी बहुत सी चीजें
जो पर्यटक हैं वो जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर राजपूताना और इस्लामी शैली एक साथ देखी जा सकती है। यहाँ अन्य जीवित संस्कृति के उदाहरण भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ की जो सकरी गलियां हैं इसमें हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण, ऐसी बहुत सारी राजस्थानी सामान की दुकानें देखी जा सकती हैं। और जैसलमेर किले की यात्रा करने के समय पीछे जाने के जैसा है, जैसे एक बीते युग में आप चले गए हैं और वहाँ की भव्यता में जाकर डूब गए हैं। और ये वास्तुशिल्प का एक जीवंत उदाहरण माना जाता है। अब एक गाना सुनते हैं। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, चंचल जी, आप कुछ भूल रही हैं। मैं भूल नहीं रही हूँ। मुझे यही लगा कि बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं और इसी विषय पर हमें बात करनी थी, तो हम अपनी ही बात ना भूल जाएं। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है ममता जी कि आप कोई चीज़ भूल गई हूँ? हाँ, ये तो इंसान का स्वभाव है, अक्सर ही भूल जाते हैं, बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। कभी बहुत सारी ज़रूरी कागजात हैं जो अलमारी के कोने में रखते हैं और पता चलता दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, और ऐसी घड़ी कहीं रख देते हैं। जगह फिक्स है चीज़ों की, फिर भी कभी कभी तो चूक होती है कि हम जगह बदल कर रख देते हैं और ढूंढते रह जाते हैं। और हमने तो अभी, हमारी बात तो छोड़िए, जो आगे हमारे बाद की पीढ़ी है, बच्चों की पीढ़ी, वो तो इतने भुलक्कड़ हो रही है कि बच्चे घड़ी हाथ में लगाए रहते हैं और ढूंढते हैं इधर उधर। किताबें हाथ में रहती हैं, कलम हाथ में रहती है और ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ गई मेरी कलम। इसी तरह ममता जी, मेरे साथ अक्सर क्या होता है कि सलाद या रायता, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बाहर नहीं रखते हैं बनाकर, क्योंकि ये ठंडी ठंडी खाने में अच्छी लगती हैं। अक्सर इन चीज़ों को तैयार करने के बाद में जब मैं फ्रिज में रख देती हूँ, सब खाना खाकर चले गए या घर पर अगर मेहमान भी आए हैं तो वो चले गए, बाद में याद आता है कि ये चीज़ें तो फ्रिज में ही रह गई। या अलग से कुछ खास मिठाई लाई हुई होती है, सबको खाना परोस दिया, वो मिठाई धरी की धरी रह जाती है। चंचल जी, मुझे लगता है कि आजकल भूलने की बीमारी ज़्यादा
हो रही है। और इसकी वजह मैं भी ये मानती हूँ कि मोबाइल और तकनीक का हावी होना, सोशल मीडिया, और हमारे कुछ श्रोता भी ये मानते हैं। देखिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब मोबाइल की बीमारी नहीं थी तब हमें भूलने की बीमारी कम थी। पहले ये सब वयस्क लोगों के लिए बोला जाता था, कुछ भूल गए तो लोग फटाक से कहते थे कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी उम्र हो रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सभी उम्र के लोग को भूलने की बीमारी लगी है। हाँ, एक चीज कोई नहीं भूलता, वो है गाने और मोबाइल फोन। क्या बात है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि चीज़ों को रखकर भूल जाना ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों को रखकर यहाँ कहाँ रखते हैं, भूल जाते हैं। और कितनी बार तो ये भी होता है कि हम किसी काम से जाते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि हमें कहाँ जाना था, हम किस काम से निकले थे। और कई बार इस चीज़ को लेकर हमें डांट भी सुनने को मिलती है कि तुम कितनी चीज़ें भूल जाते हो, छोटी छोटी चीज़ें याद भी नहीं रह सकते। अब लोग समझते ही नहीं हैं कि इन चीज़ों को करते करते ना तो कितनी ज़्यादा भूलने की बीमारी हो गई है, बल्कि ये हमारा स्वभाव ही बनते जा रहा है कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को रखकर। इसका तरीका ये हो सकता है कि अपनी चीज़ों की एक लिस्ट बनाकर आप रख लें और ये ध्यान रखें कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, और जब भी आपको ढूंढनी हो तो आप उस जगह से उसे ढूंढ सकते हैं। और कई बार तो लिस्ट भी भूल जाते हैं, लिस्ट बनाकर चलते हैं कि आज हमें ये सामान खरीदना, और लिस्ट भूल जाते हैं रखकर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि करीब करीब 15 दिन से मैं परेशान हूँ। हमारी एक सखी हैं जिनकी टिप्पणी है, लिखा है कि मैंने एक किट में सामान भर कर रखा है, अब मैं उसे ढूंढ रही हूँ और वो मुझे मिल ही नहीं रही है। अनेक स्थानों पर मैंने देख लिया है पर वो नदारद है। अब मैंने खोजना छोड़ दिया है, अपने आप ही शायद मिल जाए ये सोचकर। इस भूलने की आदत से मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, जिसके कारण समय पर काम पूरा नहीं हो पाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कई बार एक चीज़ को हम बहुत देर तक ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलती है और उसको छोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर बाद अचानक याद आ जाता है, अरे मैंने तो ये चीज़ यहाँ पर रखी है। जी, ऐसा होता है। और हमारे श्रोता की टिप्पणी है कि चीज़ें यहाँ वहाँ रखकर भूल जाना, बाजार जाते वक्त जो चीज़ लानी है उसे भी भूल जाना, ये आदत बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती जा रही है, जो मुझे कह रही है तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो ये भूलने की बीमारी हम सभी की है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। एक गाना सुन लेते हैं। हाँ, तो हम ना भूलें कि हमें गाना बजाना। बिल्कुल। दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। जब याद कभी तुम आओगे, समझेंगे तुम्हें चाहा ही नहीं। राहों में अगर मिल जाओगे, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं। जो पे तुम्हारे जाती थी, उन राहों को हमने मोड़ दिया है, मोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। हम कौन किस
अपने दो आंसू भी हम पर कोई बर्बाद करेगा क्यों, कोई बर्बाद करेगा क्यों। उस माझी को ही गिला हमसे मझधार में जिसने छोड़ दिया है, छोड़ दिया जिस दिल में बसा था प्यार। चंचल जी, हम बात भूलने पर कर रहे थे। अब देखिए हमारे श्रोताओं ने कितनी सारी बातें लिखी हैं। एक श्रोता तो लिख रहे हैं कि भूलना हर इंसान की फितरत होती है। हमारे एक जानकार सज्जन घर से चले और रास्ते में किसी वजह से उन्होंने पीछे मुड़कर उन्हें कुछ करना पड़ा और फिर चल पड़े, सीधे घर पहुंच गए। अब इस तरह भी भूलते हैं लोग। और एक श्रोता की ये टिप्पणी आई है कि भूलना स्मृति का ही एक हिस्सा है, यानी याददाश्त का ही एक हिस्सा है। जानकारी को भूलने की ये एक प्रक्रिया है, ये एक सामान्य घटना है। अक्सर याददाश्त में सुधार के लिए आवश्यकता होती है। स्मृति हमारी याददाश्त है जो हमें जानकारी को याद रखने, संसाधित करने, संग्रहित करने और बाद में याद करने की क्षमता देती है। स्मृति लोप एक ऐसी स्थिति है जहाँ किसी को कुछ याद नहीं रहता। ये आमतौर पर मस्तिष्क पर चोट लगने या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई बीमारी या आपके सर पर चोट लगी हो तभी ऐसा होता है। धीरे धीरे कई बार ये हमारी आदत ही बनने लगती है कि हम चीजें भूलते हैं। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि याददाश्त को ठीक करने के लिए आपके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि नींद पूरी करें, व्यायाम करें, कुछ नया करना सीखें, समय से काम करें, ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, खुद को व्यस्त रखें, नींद पूरी करें, ध्यान लगाएं। इससे आपकी भूलना आपका कम होगा। ये तो सही बात है कि मेडिटेशन, ध्यान से इस तरह भूलना कम होता है, लेकिन कुछ बातों को भूल जाना भी बेहतर होता है चंचल जी। जैसे कि कुछ बुरी बातें हैं, कुछ खट्टे अनुभव होते हैं जिसे हम भूल जाएं तो ही बेहतर होता है, और ऐसे लोग बहुत सुखी रहते हैं जो बुरे अनुभवों को भूल जाते हैं। और कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आप चाहते हैं कि वो समय पर मिले, तो अपने साथ घर के कुछ और सदस्यों को भी आप बता दें कि ये चीज़ यहाँ रखी गई है, ताकि अगर आप भूल जाएं तो वो याद दिला सकें। और यादें कुछ कड़वी होती हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है।
आज का सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को नमस्कार।